Hello everyone, this is Ritu and welcome back to my channel Science Based Learning with Ritu. So सबसे पहले congratulations those who have selected for state level camp and जो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ प्लीज़ डोंट लूज़ होप, वर्क हार्ड, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे स्टेट लेवल कैंप के लिए। जो हमारा मटेरियल हमें मिला है, जो सिलेबस मिला है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो इंडियन कंट्रीब्यूशन है एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज़ आई कास्ट, जो जूनियर ग्रुप के लिए सबसे पहले ये वो वीडियो है। इसमें आपके क्वेश्चंस भी हैं आपके एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी बिना अपना टाइम वेस्ट करें। हमारा जो जूनियर ग्रुप है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपका जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो ओशियनोग्राफी है, मतलब ओशन से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन था, जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन था, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस हद तक था और कैसा था। Since independence, science and technology have received considerable attention and occupied a central position in policy making. इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो हमारी कंट्री का एक वैल्यूएबल प्रीशियस एसेट बन गया है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है हमारी कंट्री के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नॉट इवन फॉर आवर कंट्री, हर कंट्री के लिए। इंडिया जो है वो बहुत सारी कंट्री से आगे है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो कि हम पढ़ेंगे वो कैसे आगे है, क्योंकि हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स और हमारे बहुत डिवोटेड साइंटिस्ट की वजह से हमारी जो कंट्री है वो बहुत सारी कंट्री से काफ़ी आगे है। इसके अलावा द ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन फर्स्ट फ्यू डेकेड्स ब्रॉट इन टू एग्जिस्टेंस अ साइजेबल ग्रोथ। अभी जो हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है, स्टार्टिंग में वो उनमें काफ़ी ज़्यादा साइजेबल ग्रोथ हुई, काफ़ी ज़्यादा बड़ा चेंज आया था। किस लिए? बिकॉज ऑफ आवर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। हमारे जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी वर्क किया। आप आगे देखेंगे हमारे दो काफ़ी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस बिल्डर्स रहे हैं जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल था हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। हमारे पास बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि आपका CSIR है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है। ये हमारे जिन्होंने हमारी कंट्री को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है डेवलप करने में। सबसे पहले तो आप जो इनकी फुल फॉर्म्स हैं इनको प्लीज़ याद रखना, क्योंकि ये फुल फॉर्म्स हैं, ये भी पूछी जा सकती हैं। आगे आता है इंडिया। इंडिया जो है वो स्टिल एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, मतलब एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। हमारे यहाँ पे आज के दिन एग्रीकल्चर को ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैड फंडेड अ फ्यू मेजर रिसर्च सेंटर्स। इसके अलावा अभी जो हमारा एग्रीकल्चर है, उसके अलावा हमारा डिफेंस और जो स्पेस है, उसके साथ साथ हमारा जो ओशियन डेवलपमेंट है वो भी एक एमर्जिंग एरिया है, काफ़ी बढ़ रहा है वो एरिया। वहाँ पे भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो रही हैं। शायद आगे आने वाले टाइम में वहाँ पे बहुत सारी मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो जिन्हें काफ़ी अच्छी नॉलेज हो। हमारे दो सबसे ग्रेट इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स थे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के, जिनका नाम था, एक तो हमारे शांति स्वरूप भटनागर जी और सेकंड है होमी जहांगीर बाबा। इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जो है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले शांति स्वरूप भटनागर, जिनको रिवर्ब्ड एज अ फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज, तो इन्हें फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से भी जाना जाता है या याद किया जाता है। ये हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, किसके? CSIR के। मैंने बोला कि CSIR के ये क्या थे? फर्स्ट डायरेक्टर जर्नल। इसके साथ साथ वो UGC के चेयरमैन भी रह चुके हैं। UGC के बारे में आप लोगों को सभी को पता है, जिसके अंडर हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। इसके अलावा इनके नाम को टू ऑनर हिज नेम एंड लेगेसी द CSIR इंस्टीट्यूटेड द शांति स्वरूप अवार्ड।
या इनके नाम से एक अवार्ड दिया जाता है जो साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं या सिग्निफिकेंट जिनका कंट्रीब्यूशन रहता है बहुत सारी साइंस की ब्रांचेस में। इसके बाद सेकंड जो हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, होमी जहांगीर भाभा, जो कि न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, जिनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे होमी जहांगीर भाभा हैं उनके बारे में हमने इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस में भी किया था काफ़ी। So CSIR has a sustainable influence over chemical, agrochemical, pharmaceuticals and petroleum industries and products. So approximately 25% जो chemical और जो pesticides जो हमारे बनते हैं उनमें CSIR टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अवर वास्ट कोस्ट लाइन, अभी जो कंट्री की जो कोस्ट लाइन है मतलब जो कि हमारे ओशन से टच है वो अप्रॉक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर्स की है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है हमारी 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अभी ये जो EEZ है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। EEZ क्या है? एक ऐसी जोन है वेयर कोस्टल नेशंस हैव जुरिस्डिक्शन ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि एक ऐसी कोस्ट लाइन है, आगे मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, देखो एक ऐसी कोस्ट लाइन है जिसमें क्या कोई भी जो कोस्टल नेशन है इसके अंदर आप अपना जैसे कि एक्सप्लोर कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है, वहाँ पे किसी भी चीज़ को वो ढूंढ सकता है, लाइक वहाँ पे ऑयल या नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट कर सकता है। सो एक जो भी हमारे कोस्टल नेशंस हैं, कोस्टल नेशंस के अलावा जो यूएस है उसके पास भी ये राइट है। सो ये इस एरिया को हम EEZ नाम देते हैं, दैट इज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आगे आता है हमारा इंडिया हैज़ बिन एक्सप्लोरिंग इंडियन ओशियंस फॉर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एज वेल एज इनऑर्गेनिक वेल्थ। वी हैव इंस्टीट्यूशंस लाइक, हमने नए इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जैसे कि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, विच हैव बीन वर्किंग रेंटलेसली टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस रिसोर्सेज। सो ये जो हमारे दो नए इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि CMFRI है और NIO है, ये लगातार काम कर रहे हैं ताकि हमें कुछ अच्छा मिले जो कि हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करे और हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। लार्ज वेसल्स RV गवन गेवशानी एंड सागर कन्या, ये जो दो लार्ज वेसल्स थे मतलब शिप्स थे, इसमें जो ये गेवशानी है इसका मीनिंग होता है रिसर्चर। सो ये जो दो बड़े बड़े वेसल्स थे जिनके अंदर बहुत सारे मॉडर्न गियर्स थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो कि ओशंस को एक्सप्लोर कर रहे थे, किस लिए? मैग्नीज नोड्यूल्स के लिए। मैंगनीज, ये एक वर्ड याद रखना, दिस इज़ नॉट मैग्नीज, दिस इज़ मैंगनीज, MAN। सो या फिर पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। अभी ये जो पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स होते क्या हैं? सो देखो मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। ये हमें ओशंस में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं हमारे मैग्नीज नोड्यूल्स। रॉक कंक्रीशंस होती है सी बॉटम पे जो कि कंसेंट्रिक लेयर, मतलब बहुत सारी लेयर्स फॉर्म हो जाती है आयरन और मैग्नीज हाइड्रोक्साइड की किसी भी कोर के अराउंड। ठीक है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर्स आपको मिलता है उनका, और ये बेड बॉटम पे मिलते हैं, बिल्कुल बेड रॉक पे। इसके अलावा इनको स्टील, अभी मैंने बताया कि कॉन्सेंट्रिक लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं आयरन की। सो इनको आयरन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आफ्टर दैट इंडिया प्रूव टू द सिक्स्थ नेशन इन द वर्ल्ड टू हैव कलेक्टेड नोड्यूल्स फ्रॉम द सी बेड। सो जो इंडिया है वो सिक्स्थ नेशन बन चुका है नोड्यूल्स कलेक्ट करने वाला। वी हैव वेल एस्टेब्लिश shipyards and have constructed supply ships and offshore oil production platforms for ONGC। अभी ONGC क्या है? हमारा एक ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड हमारी एक कंपनी है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सो ये हमारी क्या काम करती है? जितना भी ऑयल है या जो भी रिसोर्सेज हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ओशन से, उन सभी को ये हैंडल करती है ONGC। Antarctic expedition and establishment of permanent station at Antarctica is another motivating achievement of Indian scientists। So आगे
आप पढ़ेंगे कि हमारे जो अंटार्कटिका में हमने पढ़ा था, हमारा दक्षिण गंगोत्री एक बेस है, वहाँ पे हमारे काफ़ी जियोलॉजिस्ट हैं, वहाँ पे रिसर्चेस कर रहे हैं, उन साइंटिस्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम ओशन और ओशियोनोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। ओशंस एंड सीज आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ सिंस चाइल्डहुड। अभी ओशंस के बारे में आप कभी से पढ़ते आए हैं, जब छोटे थे तभी भी आप मैप देखते हैं, उसके अंदर सभी के अंदर आप ओशंस और सीज के बारे में सभी को पता है। इन ओशंस वी हैव लर्न, इन जियोग्राफी वी हैव लर्न अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन सराउंड आवर कोस्ट लाइन। अभी आप सभी ने देखा होगा हमारी जो इंडिया है उसका कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है। इसके एक साइड आपने देखा है बे ऑफ बंगाल है, एक साइड आपने देखा अरेबियन सी है, और नीचे क्या है, इंडियन ओशियन है। ठीक है, दीज आर द सीज बट दिस इज ओशियन। अभी आगे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सी एंड अ ओशन। तो सी और ओशन क्या होता है। अ सी इज अ स्मॉलर देन ओशन। अब ये बात तो सभी को पता है कि जो सी होते हैं वो छोटे होते हैं ओशन से। In fact, a sea is usually a part of larger ocean that is partially enclosed by land. So हमारे जो सी हैं वो क्या होते हैं, वो एक ओशियन का पार्ट हैं, बट जो लैंड है उससे वो पार्शियली कवर्ड हो जाते हैं और वो वहाँ से थोड़े कट के एक सी बना लेते हैं। वी कैन सी दैट अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल दैट बॉर्डर और कोस्ट लाइन आर पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो बे ऑफ बंगाल है दैट लाइज इन ईस्ट, इंडिया के ईस्ट में प्रेजेंट है, और वेस्ट में अरेबियन सी है, और बॉटम में दैट इज इन साउथ इंडियन ओशन इज प्रेजेंट। सो जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है दैट आर द पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। नेक्स्ट आता है व्हाट इज ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी क्या होती है। ओशिनोग्राफी एज द वर्ड इंडिकेट्स स्टडी ऑफ ओशंस। ओशंस की स्टडी को हम ओशिनोग्राफी कहते हैं, और जो पर्सन ओशंस की स्टडी करता है उसको हम ओशिनोग्राफर कहते हैं। उनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं अपनी रिकॉर्डिंग्स को रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर जो उन्होंने स्टडी किया है उसको नोट डाउन करने के लिए। हम क्या क्या स्टडी करते हैं ओशंस की स्टडी करते हुए। अभी देखो, द लैंड मास दैट होल्ड्स दिस ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर, मतलब कितना ज़्यादा एरिया उसने कवर किया है, उसमें बीचेस ट्रेंचेस कितने हैं, मतलब डेप्थ कितनी है, और उसके अंदर वाटर कितना है, उसके अंदर लिविंग बींग्स क्या हैं, उनकी बायोडाइवर्सिटी के बारे में, उनके अंदर वेव्स, स्टडी ऑफ वेव्स, टाइड्स, करंट्स एंड फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड टर्बिडिटी, मतलब कितना उसके अंदर साल्ट कंटेंट है। ये सारे पैरामीटर्स हम ओशिनोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन ओशिनोग्राफिक रिसर्च। अभी जो इंडिया है वो एक लीडिंग कंट्री बन चुकी है ओशिनोग्राफिक रिसर्च में। अभी इंडियन ओशिनोग्राफी के बारे में हम करेंगे। अभी इंडियन ओशियंस के बारे में, अभी आप लोगों ने हिस्ट्री में कई बार पढ़ा भी होगा कि जो ओशंस हैं उनको ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है हिस्ट्री में। देखो, ह्यूमन बींग्स सेट सेल बिफोर दे टुक लैंड रूट्स टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। अभी हमारे जो ह्यूमंस हैं उन्होंने लैंड पे ट्रांसपोर्टेशन बाद में शुरू की है, लेकिन हमारे जो ओशंस के अंदर जो रूट्स थे वो सबसे पहले बना दिए गए थे। इंडियन ओशन वॉज फर्स्ट ओशन टू यूज फॉर ट्रेड बट लास्ट टू बी एक्सप्लोर्ड। ये बात भी आपको याद रखना कि हमारा जो इंडियन ओशन है दैट वाज द फर्स्ट ओशन टू बी यूज्ड फॉर ट्रेड, जिसको सबसे पहले ट्रेड के लिए यूज़ किया गया था। अभी जो हमारा ASI है दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो बताता है कि जो हड़प्पन्स थे उन्हें ओशंस की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। दे हैड टाइडल डॉक्स एंड न्यू टेक्निक्स ऑफ डीसिल्टिंग ऑफ डॉक्स, मतलब कि हमारा एक हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी वो गुजरात के आसपास थी, उन्होंने वहाँ पे एक टाइडल डॉक बनाया था जो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट डॉक है। डॉक यार्ड मतलब कि डॉक यार्ड कह सकते हो आप इसको, शिप यार्ड, जहाँ पे शिप्स को रखा जाता है, उनकी पॉलिशिंग या फिर उनको जो भी ठीक है वो सब किया जाता है वहाँ पे, उसको हम डॉक यार्ड बोलते हैं। तो जो सबसे पुराना ओल्डेस्ट डॉक यार्ड है वो हमारा गुजरात के लोथल एरिया, पहले एक हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे एक लोथल नाम से एक एरिया था जो कि गुजरात में है।
इस जगह पे हमारा वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट टाइडल डॉक प्रेजेंट है। और उन्हें टेक्निक भी पता थी, डिसिल्टिंग द डॉक्स। डिसिल्टिंग का मतलब होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, सिल्ट पार्टिकल्स, उन्हें रिमूव किया जाता है। किसी भी वाटर के अंदर से रिमूव कर दो, डॉक्स के अंदर से रिमूव किया जाता है। Thus, the history of understanding of oceans and trade through marine route dates back to Bronze Age. So, जो हमारी oceans के थ्रू जो ट्रेडिंग है वो हमारे ब्रॉन्ज एज से चलती आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी है। स्टोन एंकर्स, अब ये जो स्टोन एंकर हैं, पर्शियन सील्स हैं, ये लॉथल में मिली हैं जो कि गुजरात में है आज के दिन। वेल as well as evidence of Indian teak in Babylon are the proofs we can say. सो हम कैसे पता कह सकते हैं कि जो ट्रेडिंग है वो इंडिया से शुरू हुई है। तो जो बेबीलोन है वहाँ पे इंडियन टीक के ट्रेसेस मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। इसके अलावा जो स्टोन के एंकर्स हैं या पर्शियन सील हैं वो हमारे लॉथल एरिया में पाई गई हैं, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। There is a mention of naval attacks and trade through marine routes in Ramayana and Mahabharata. सो आपने रामायण और महाभारत भी देखी है। सो उसके अंदर आपने देखा होगा कि कैसे अटैक किया जाता है, कैसे अटैक किया है होता था हमारे नेवल, मतलब कि हमारे ओशियन के थ्रू, या फिर ट्रेडिंग कैसे की जाती थी। Immediately after independence, major focus was to explore oceans in order to derive more and more food. Hence, initial support were in the field of marine biology for tapping fish resources. अभी जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, उसके बाद सबसे ज़्यादा फोकस हमारे ओशियंस पे था। किस लिए? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकें, निकाल सकते। तो सबसे पहले हमारी जो इनिशियल एफर्ट्स थे वो मरीन बायोलॉजी में थे। मतलब मरीन मतलब कि आपके जो फिशेस हैं, मरीन लाइफ है, कैसे रहते हैं, कैसे एरिया में वो रह सकते हैं, या क्या कुछ उनके बारे में, उसको हम मरीन बायोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद दिस लेड टू टू मेजर डेवलपमेंट्स। अभी मरीन बायोलॉजी थी उसके अंदर हमारा इनिशियल एफर्ट था, उसके बाद किस चीज़ में डेवलपमेंट हुई? तो सबसे पहले इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन के फील्ड में मैनी यूनिवर्सिटीज स्टार्टेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन मरीन साइंसेज एंड ओशनोग्राफी। अभी बहुत सारी जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने मरीन लाइफ में MSCs, जो हमारी मरीन में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो स्टार्ट कर दिए, PhD कोर्सेज स्टार्ट कर दिए। सेकेंडली, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे ही हमारी मरीन बायोलॉजी आई उसके बाद हमारा CMFRI बन गया था। तो ये क्या है? CMFRI was established by Government of India on February 3rd 1947। तो ईयर था हमारा 1947, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, एंड लेटर इट जॉइंड द ICAR, that is Indian Council of Agriculture Research Family in 1967। सो ये कुछ टॉपिक्स थे हमारे। इसके बाद हम इस टॉपिक से जितना भी हमने किया इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले फुल फॉर्म है आपकी CSIR की। तो CSIR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शंस आर काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसोर्स, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, कमेटी फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो काउंसिल भी होता है, साइंटिफिक भी होता है, इंडस्ट्रियल भी होता है, रिसर्च भी होता है। लेकिन अभी ये दोनों ऑप्शंस आप देख सकते हैं सेम है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस है ऑफ का और फॉर का। सो जो CSIR है उसकी फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सो आपका इसका आंसर आएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज स्टिल अ यहाँ पे लार्ज आएगा, लार्ज डैश इकोनॉमी। सो इंडिया जो है वो कैसी इकोनॉमी है आज के दिन भी? दैट इज ऑप्शंस आर एग्रो बेस्ड, इंडस्ट्रियल बेस्ड, रिसर्च बेस्ड और नन ऑफ द अबोव। सो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इंडिया इज क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दैट इज एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री इकोनॉमी है।
द टू ग्रेट इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया आर डैश एंड डैश। सो कौन से हमारे ग्रेट इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स रहे हैं? दो नाम बताए थे मैंने आपको, जिसमें हमारा फर्स्ट था शांति स्वरूप भटनागर एंड सेकेंड इज होमी जहांगीर बाबा। सो ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। Next question, how much percent of chemical pesticides used in the country are based on CSIR technology? So कितना परसेंट केमिकल पेस्टिसाइड जो हम यूज़ करते हैं वो CSIR टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? So that is, your answer is option B, that is 25%. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अवर कोस्ट लाइन, तो हमारी कोस्ट लाइन कितने किलोमीटर्स की है? दैट इज 7500 kilometers. Next question, an exclusive economic zone is of dash. So हमारी जो इंडिया की EEZ है वो कितनी है? तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, दैट इज 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ना तो ये आपकी बिलियन है, ना ये ओनली किलोमीटर है, ना ही ये मीटर स्क्वायर मीटर है, बल्कि ये है 2.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMFRI? दैट इज, क्या फुल फॉर्म है इसकी? दैट इज सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन A is right. That is Central Marine Fisheries Research Institute. Next question, name the large research vessels which were equipped with modern gears and instrument. So options A, option B, that is option A is RV Gavishani and Nagar Kanya, option B, and C option is both A and B. D is none of the above. So इसका correct answer है both A and B. These both are the लार्ज रिसर्च वेसल्स यूज्ड फॉर, किस लिए यूज़ किए जाते थे, जो कि मैंने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है। लार्ज रिसर्च वेसल RV गविशानी एंड सागर कन्या इक्विप्ड विद मॉडर्न गियर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन एक्सप्लोरिंग ओशियंस फॉर डैश, किस लिए उनका यूज़ किया जाता था? सो आंसर इज मैंगनीज, और मैंगनीज नोड्यूल को हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। सो कंफ्यूज मत होना कि अगर आपका मैंगनीज की जगह ये दे दिया तो क्या आंसर आएगा। सो बोथ आर राइट, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया प्रूव्ड टू बी डैश नेशन इन द वर्ल्ड टू हैव कलेक्टेड नोड्यूल्स फ्रॉम द सी बेड। सो इंडिया कौन सी कंट्री या कौन सा नेशन बन चुका है? दैट इज 6th nation. Next question, India has established shipyards and have constructed supply ships and offshore oil production platforms for, किस लिए, कौन सी कंपनी ऐसी है जिसके लिए हम जो इंडिया को ऑयल और एक्सट्रैक्शन करके देती है? दैट इज ONGC. सो इसकी फुल फॉर्म लास्ट में देखेंगे हम, Oil and Natural Gas Corporation. Name the ocean which was first ocean to be used for trade but last to be explored. So कौन सा ocean था? That is Indian Ocean. Option A is correct. Next question, the history of understanding of oceans and trade through marine routes dates back to which age? So जो हमारी ओशियंस और ट्रेड के बारे में जो हिस्ट्री है वो कौन सी एज से बिलोंग करती है? दैट बिलोंग्स फ्रॉम ब्रोंज एज. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्रोंज. नेक्स्ट इज, स्टोन एंकर्स एंड पर्शियन सील्स फाउंड इन डैश एज वेल एज एविडेंसेस ऑफ इंडियन टीक इन डैश आर द प्रूफ्स. सो आपको याद होना चाहिए कि जो स्टोन एंकर्स और पर्शियन सील हैं वो कहाँ पाई गई हैं? दैट इज इन लोथल. जो इंडियन टीक है उसका एविडेंस हमें मिला है बेबीलोन में. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ध्यान रखना, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो सीक्वेंस आपको गिवन है वो उसी सीक्वेंस में यूज़ किए जाएं. सपोज करो अगर मैं ऑप्शन सी देखती हूँ
बी एंड ए, मतलब कि जो बी है वो यहाँ यूज़ किया जाए और जो ए है वो यहाँ यूज़ किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। सो जो हमारे एंकर स्टोन्स और पर्शियन सील्स हैं दे वर फाउंड इन लॉथल, एंड द इंडियन टीक के जो एविडेंसेस हैं दे वर फाउंड इन बेबीलोन। Next question is, according to medieval period, ships were protected against fouling with the help of dash fibers soaked in whale oil and plugged with nora. So जो medieval period था उस टाइम पे ships को कैसे बचाया जाता था रस्टिंग से? So कैसे बचाते थे वो? पाम फाइबर्स को यूज़ करते थे। ठीक है, कौन से टाइप के फाइबर्स को यूज़ किया जाता था? पाम फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज नोरा? नोरा क्या है? नोरा क्या है? इज अ सॉर्ट ऑफ कैल्शियम प्लास्टर, एक तरह से कैल्शियम का प्लास्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। सो कब बनाया गया था? अगर आपको याद है तो आपके ऑप्शंस गिवन हैं, दैट इज इन ऑन February 3rd 1947। सो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इन विच ईयर द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन द ICAR। सो कौन सा ईयर था जिसके अंदर आपके जो रिसर्च, जो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च थी उसने ज्वाइन किया था ICAR को? सो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, जो कि आपको पढ़ना है, ऑप्शंस हैं आपके 1968, सेकेंड ऑप्शन इज 1967, थर्ड ऑप्शन इज 1969 एंड फोर्थ इज 1966। सो जो CMFRI था उन्होंने 1967, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1967 में ICAR को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ ICAR, दैट इज ऑप्शंस आर इंडियन काउंसिल ऑफ एक्वाकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसोर्स, इंटीग्रेटेड काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। सो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा डी, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच वेलफेयर डिड द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जॉइन द ICAR इन 1967? सो किस इंस्टीट्यूशन या किस वेलफेयर के अंडर जो IMFRI था उन्होंने ICAR को ज्वाइन किया था? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्वाकल्चर एंड फॉरेंसिक वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एंड फॉरेंसिक वेलफेयर और नन ऑफ द अबोव। सो करेक्ट आंसर आपका इसका है ऑप्शन ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर जो हमारा CMFRI था उन्होंने ICAR को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट और जो लास्ट है, फुल फॉर्म्स हैं कुछ जिनका आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज DOS, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DST दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DOD दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट, NIO है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, एंड लास्ट इज ONGC दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो ये कुछ फुल फॉर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ आपकी थोड़ा सा सिलेबस था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। इसका जो PDF है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स।